हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं और आज 25 जुलाई हो चुका है। शेष 8 दिन आप सभी के पास बचा है। तो केवल इन 8 दिनों में आप सभी को पूरे पेपर का सलूशन जरूर करना चाहिए। जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में करंट अफेयर के पूरे 20 सवाल पूछे जाएंगे, साइंस के पूरे 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथ के पूरे 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग के पूरे 30 सवाल पूछे जाएंगे। तो जिस तरह से ग्रुप डी के एग्जाम में पूरे पेपर का सलूशन करना है आप सभी को, वो कैसे करेंगे आज के इस पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर से आप सभी को पता होने वाला है। तो साथियों, बस इस क्लास को आपको पूरा देखना है अपने परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले आपको हल करना है, आज की इस क्लास में हम उसी क्वेश्चनों को हल करेंगे जो सबसे पहले आपको अपने रियल शिफ्ट में हल करना है। बस आपको क्लास को ईमानदारी के साथ देखना है और जितने भी क्वेश्चन हम हल करेंगे आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। इसलिए आपको हम एक टारगेट देंगे। 55 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टारगेट आप सभी का 35 सवाल होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर के टोटल करंट अफेयर के 20 सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में टोटल ही आपका करंट अफेयर के 20 सवाल पूछेंगे। जीके का एक भी सवाल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो टारगेट कम से कम आप सभी का इसमें 6 से 7 सवाल होना चाहिए। उसके बाद साइंस के टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कम से कम आप सभी का 13 से 14 सवाल होना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग और मैथ में कम से कम आप सभी का 8 से 9 सवाल सही होना चाहिए। इतने का टारगेट आपको लेकर चलना है। तो साथियों, आज के इस पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप सभी को पूरी तरीके से आइडिया होने वाला है कि आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के 25 सवाल को डिस्कस करेंगे। तो आपको अपने पेपर में सबसे पहले 25 सवाल साइंस के हल करना है, वो भी 25 में से कम 20 प्लस स्कोर करना है। देखिए, आज का पहला प्रश्न, एक लेंस की क्षमता किसके व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त की जाती है? बताइए, एक लेंस की क्षमता किसके व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त की जाती है? तो याद रखिएगा, उसकी फोकस दूरी, यानी कि जो मीटर में होती है एक लेंस की क्षमता, इसके व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त की जाती है उसकी फोकस दूरी के। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। चुंबकीय क्षेत्र किसके सबसे प्रबल होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये चालक के निकट सबसे प्रबल होता है। सेकंड का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड विलयन है? बताइए, कौन सा कोलाइड विलयन है? तो इसमें दूध एक कोलाइड विलयन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। वृषण उदर गुहा के बाह्य स्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वृषण उदर गुहा के बाह्य स्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें वृषण कोश कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किसका पता रस संवेदी ग्राहियों, यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर द्वारा लगाया जाता है? हमारे शरीर में किसका पता रस संवेदी ग्राहियों द्वारा लगाया जाता है? बताइए साथियों, किसका पता? तो याद रखिएगा, स्वाद का पता। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। वाहनों के पथ दर्शी दर्पण, यानी कि रियर व्यू मिरर सामान्यतः कैसे होते हैं? वाहनों के जो पथ दर्शी दर्पण होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? तो वो उत्तल दर्पण होते हैं। सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार यानी कि सलाइवा में होता है? बताइए, कौन सा एंजाइम सलाइवा में होता है? तो याद रखिए भाई, वो सलाइवरी एमाइलेज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 8। किसी तत्व का प्रतीक निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? बताइए साथियों, किसी तत्व का प्रतीक किसे दर्शाता है? ये सवाल पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, तत्व का केवल एक परमाणु को दर्शाता है किसी तत्व का प्रतीक। इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः किस प्रकार का रासायनिक आबंध बनता है? जब कोई अधातु किसी अधातु के साथ
अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः किस प्रकार का रासायनिक आबंध बनता है? तो याद रखिए भाई, आयनिक आबंध बनता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तेजी से पीछे खींचना, यह किसका एक उदाहरण है? किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तेजी से पीछे खींचना, यह किसका एक उदाहरण है? तो यह प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले पेपर में छपने वाला प्रश्न होने वाला है साथियों। जिन स्टूडेंट या विद्यार्थी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अंतिम 8 दिन में ये जीके करंट अफेयर का पीडीएफ पढ़ लीजिए, मैथ का पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिए, रीजनिंग का पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिए, साइंस का पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिए। क्योंकि साथियों जितने भी ग्रुप डी के पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं, सारा क्वेश्चन हमने इसमें पीडीएफ में आपके लिए रख दिया है। ठीक है, बस आपको पढ़ना है। इससे एक फ़ायदा होगा कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे। अंतिम जो 7 से 8 दिन बच रहे हैं, इसमें आप केवल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लगाइए, उसी का रिवीजन करिए, जिससे आपको एक आइडिया मिले। किसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाएंगे? जो पिछला 101 शिफ्ट में पूरा पेपर हुआ था उसका। तो हम इसके साथ आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे प्रीवियस ईयर का। तो इसमें आपका कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, सफलता आपकी होने वाली पक्की। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे भाई, हाई स्कोरिंग टॉपिक वाले क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो साथ में रहेगा, प्लस सिलेक्शन की आपकी पूरी एक रोड मैप तैयार हो जाएगी। तो आप इस नंबर व्हाट्सएप करके साथियों मात्र 25 रुपये पे करके ये सारे पीडीएफ को अभी आप ले सकते हैं। तो जिनको चाहिए तो इस नंबर पे देखिए, साइड में ये नंबर व्हाट्सएप दिखाई दे रहा होगा, करके भाई मात्र 25 रुपये पे करके ये क्वेश्चन अपने पास मंगा लीजिए आप लोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संचलन यानी कि मूवमेंट दर्शाता है लेकिन गमन यानी कि लोकोमोशन नहीं दर्शाता है? कौन सा विकल्प संचलन मूवमेंट दर्शाता लेकिन गमन यानी कि लोकोमोशन नहीं दर्शाता है? तो वो साथी पौधा है जो कि मूवमेंट दर्शाता लेकिन लोकोमोशन नहीं दर्शाता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, दूरदृष्टता यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के दोष को निम्नलिखित में से किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है? तो साथियों जो दूरदृष्टि रोग होता है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसके दोष को किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है? तो भाई उत्तल लेंस की मदद से इसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक बृहत पोषक यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व एक बृहत पोषक तत्व है भाई इनमें से? तो वो साथियों पोटेशियम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल देखिए आपके पेपर में इसी तरह पूछे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक उन कोशिकाओं से बनता है जो परिपक्वता पर मृत हो जाती है? कौन सा पादप उत्तक उन कोशिकाओं से बनता है जो परिपक्वता पर मृत हो जाती है? तो साथियों स्क्लेरन काइमा वो है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को, कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन परिपक्वता को उत्प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन परिपक्वता को उत्प्रेरित करता है? तो वो साथियों टेस्टोस्टेरोन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, समय के साथ संक्षारण होने पर तांबे का रंग कैसा हो जाता है? समय के साथ संक्षारण होने पर तांबे का रंग कैसा हो जाता है? तो साथियों तांबे का रंग हरा हो जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को, पादपों में कायिक प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पादपों में कायिक प्रवर्धन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए कटिंग का यानी कि कलम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो साथ में से कौन सा एक यौगिक यानी कि NaCl यानी कि लवण जो है? ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए जरा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा एक गंध सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा एक गंध सूचक नहीं है भाई? वनीला अर्क, प्याज, हल्दी, लौंग का तेल। तो इनमें से देखिए एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो कि साथियों आपका वनीला है भाई, प्याज भी है, लौंग का तेल है, लेकिन हल्दी नहीं है। तो नहीं पूछा तो यही आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, पौधों में नर और मादा जनन कोशिकाओं के बीच संलयन का तत्काल परिणाम क्या होता है? पौधों में नर और मादा जनन कोशिकाओं के बीच संलयन का तत्काल परिणाम क्या होता है? तो साथियों युग्मनज होता है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन का परिणाम नहीं है? तो इनमें से निषेचन का परिणाम कौन सा नहीं है? तो अंडे का निर्माण एक निषेचन का परिणाम नहीं है ना भाई, ये ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, अनाज के अनुचित भंडारण से क्या परिणाम हो सकते हैं? अनाज के अनुचित भंडारण से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो भाई कीटों का हमला और खराब होना, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, यदि एक कार 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसका रैखिक वेग कितना होगा? रैखिक वेग यानी साथियों आप सभी से क्या पूछ रहा है? लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है। अब लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को मालूम है? डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। क्या क्या दिया देखिए, कार 5 सेकंड में, टाइम आपका दिया 5 सेकंड, डिस्टेंस दिया 100 मीटर, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा सतु? 20 आपका आएगा। 20 कितना आएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो साथियों यदि एक कार 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसका रैखिक यानी कि लीनियर वेलोसिटी कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का प्रकार नहीं है? तो दोस्त मेरे, संयोजी उत्तक का प्रकार कौन सा इनमें से? तो उपकला नहीं है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, कौन सी पेशी ऐच्छिक होती है तथा उसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां दिखाई देती है? बताइए साथियों, कौन सी पेशी ऐच्छिक होती तथा उसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां दिखाई देती है? तो रैखिक पेशी में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साइंस के देखिए पूरे 25 साल कंप्लीट हो गए, तो बताइए साथियों कि आपका 11-12 सवाल सही हुआ। अब हम लोग पूरी तरीके से 20 सवाल करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? याद रखिएगा आपके पेपर में करंट अफेयर का पूरा 1 साल का सवाल आएगा भाई, ओके। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा 23वें स्थान पर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो साथियों धर्मेंद्र प्रधान को। ये इंपॉर्टेंस वाले, क्योंकि इस टाइम भाई धर्मेंद्र प्रधान काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, तो इसलिए याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जो HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य है वो कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो साथियों 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये साथियों उत्तराखंड राज्य में किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या नाम रखने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा सेवा तीर्थ नाम रखने का निर्णय लिया। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के जो 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है? तो एस रोहित कृष्णा है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 102वें स्थान पर है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे।
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? बताइए साथियों, जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर भाई रोक लगा दिया था? तो वो बांग्लादेश था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से 2025-26 में UIDAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 2025-26 में UIDAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्त मेरे याद रखिए सौरभ विजय को। बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत किस राज्य में हुई है? साथियों मेरे भारत की पहली जो AI पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत है वो किस राज्य में हुई है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में शुरू हुई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास देश जो है वो किस देश के बीच हुआ है? यानी कि साथियों जो इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किस किस देश के बीच हुआ है? एक तो भारत है, दूसरा रूस देश, इनके बीच में भाई इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। यदि आप चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक हम देने वाले हैं। 21 अगस्त तक ये क्लास आपकी चलेगी डेली साथियों, ठीक है, पेपर के आधारित पर, क्योंकि 3 अगस्त को ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पेपर में कैसे सवाल पूछाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? बताइए, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये साथियों UNEP के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो पूरे 48 पदक जीते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो साथियों मेरे वंदे मातरम की जो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, कब मनाई गई थी? 7 नवंबर 2025 को मनाई गई थी। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। चक्रवाती तूफान को दीतवाह नाम किस देश ने दिया है? बताइए साथियों, चक्रवाती तूफान को दीतवाह नाम किस देश ने दिया है? तो ये साथियों यमन देश ने दीतवाह नाम दिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? बताइए साथियों, भारत का 96वां जो रामसर स्थल है वो किसे घोषित किया गया है? तो साथियों सिलेसिरा झील को घोषित किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? बताइए साथियों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा भारत का 18वां स्थान है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। तो ये देखिए साथियों आपका 20 सवाल पूरा आपका करंट अफेयर का सवाल कंप्लीट हो गया। अब साथियों हम लोग देखिए पहले तो आपको पेपर में साइंस के सवाल को हल कर लेना है, और दूसरे नंबर पे करंट अफेयर के सवाल, तीसरे नंबर पे रीजनिंग का। जैसे आपको भाई पेपर में हल करना है उसी सीरीज से हम सभी सब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग क्या दिया है? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 5, 6, 10, 19, 35, 60 नंबर बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ऐड हुआ होगा। लॉजिक लगाइए, हम लिख रहे हैं तब से आपका आंसर आ जाना चाहिए। सभी सवाल आप हल करेंगे साथियों, क्योंकि पेपर आपको देना है, लॉजिक आपको पता होना चाहिए। देखिए 5 से 6 तो +1 हुआ इसमें, 6 से 10 +4 हुआ इसमें, 10 से 19 +9 हुआ इसमें, 19 से 35 +16 इसमें हुआ, 35 से 60 +25 हुआ। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए। लॉजिक क्या है? 1 का स्क्वायर से लेकर 5 का स्क्वायर तक जोड़ा है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो यही आपको +36 जोड़ना होगा भाई इस 60 में। 60 और 36 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। तो परफेक्टली आंसर है। क्लियर? चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 47 हल करके आप बताइए।
देखिए, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? बताइए साथियों। 14b, 2d, 18a, 9c, 12 क्वेश्चन मार्क। पहले समीकरण को आपको बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण को बनाते हैं हम लोग। 14b है, बी का अर्थ क्या दिया है? गुणा है, तो बी की जगह गुणा रखिए 2। 2 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ क्या है? माइनस है, 2 डी के माइनस करिए 18। 18 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ क्या है? भाग है, तो ए की जगह भाग करिए 9। 9 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? प्लस है। ठीक, समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। इसमें बॉडमस के नियम अप्लाई करिए। 14 गुणे 2, यहाँ से डायरेक्ट 28 लिख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। माइनस 9 का भाग 18 में देंगे 2 आएगा, प्लस 12 करिए। अब देखिए प्लस 12 ये प्लस 28 है, तो प्लस 40 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस 2 करिए, कितना आंसर आएगा? टोटल 38 आ जाएगा, जो कि सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए। किसी निश्चित कुड भाषा में द चेफ कुक्स को AETRDS के रूप में कुड़बद्ध किया गया तथा सी कुक्स फूड को FPQZTR के रूप में कुड़बद्ध किया गया है, तो इस भाषा में कुक्स को कैसे कुड़बद्ध किया गया है? बताइए साथियों, इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? आप हल करके बताइए। आप सभी से क्या पूछा? कुक्स का कोड पूछा है ना। तो कॉमन चेक करिए, देखिए दिया होगा कुक्स, देखिए इसमें भी दिया है, कुक्स देखिए इसमें भी दिया है, यानी कि दोनों में कुक्स कॉमन मिल गया। तो इनके दोनों कोड में देखिए कोई ना कोई आपको कॉमन मिलेगा। देखिए पहले वाले कोड में TR है, दूसरे वाले में भी TR है, तो जिस प्रकार से कुक्स दोनों में कॉमन मिला था उसी प्रकार मेरे दोस्त TR भी दोनों में कॉमन मिलेगा। तो यही आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना आपको इसमें। ओके मेरे दोस्त, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर। A प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है। इसमें आपको मेन ये समीकरण को देखना है, यहां सॉल्व करिए। देखिए अब टी गुणा है, गुणा का मतलब क्या दिया साथियों? इसमें देखिए ए गुणा बी का अर्थ है ए जो बी की बहन है, तो यहाँ पे बहन लिख लीजिए। इसको अपने आप को मान लीजिए, लास्ट वाले को मैं। ठीक, अब ये देखिए यस से आर यानी प्लस, प्लस क्या दर्शा रहा है? ए प्लस बी का अर्थ है पिता, ए है जो बी का पिता, यानी पिता यहाँ पे हो जाएगा साथियों। हम आपको लिख कर बताएंगे, हम इधर से स्टार्ट करेंगे साथियों। P और यहाँ पे Q है। ठीक, अब देखिए माइनस, माइनस का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? A माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी की माता, यहाँ पे Q की माता कौन होंगी साथियों? P। क्लियर? फिर देखिए Q के बाद भाग है, R है। ठीक, अब यहाँ से भाग क्या दर्शा रहा है? A भाग B का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, यहाँ पे भाई हो जाएगा। R का भाई कौन है? Q है। क्लियर? फिर देखिए प्लस S है, प्लस क्या दर्शा रहा है प्रश्न में? ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता, पिता यानी यस का पिता कौन है? आर है। ठीक, यस को देखिए क्यू टी है। ठीक, अब गुणा, यस गुणा, गुणा ए गुणा बी का अर्थ है ए जो है बी की बहन है, बहन इसको दर्शा रहा है। अब इसको अपने आप को मान लीजिए टी हो गया। मैं सवाल क्या पूछा? पी का टी से रिलेशन क्या है, यही पूछा है। तो ये मैं, मेरी बहन यस, मेरी बहन के पिता आर यानी मेरे पिता, मेरे पिता के भाई यानी मेरे भाई, मेरे भाई के, मेरे पिता के भाई की माता। तो पी का टी से क्या रिलेशन होगा? भाई जो मेरे पिताश्री के भाई की माता लगेंगे, यानी कि मेरे भी पिता की वो माता लगेंगी। सोचिए एक बार, देखिए ध्यान से आप देखिए, लास्ट वाले को अपने आप को मान लेना है भाई। मैं हो गया, ये मेरी बहन है यस, मेरी बहन के पिता आर हैं, यानी मेरे भी पिता होंगे भाई, है ना। मेरी बहन के जो पिता होंगे मेरे भी तो पिता होंगे। मेरे बहन के पिता जो आर हैं, इनका भाई क्यू है, यानी आपस में क्यू आर क्या है भाई? भाई भाई हैं। और इनके माता पी हैं, यानी कि साथियों क्या लगेंगे? हमारे पिता की माता लगेंगे भाई। पी का टी से रिलेशन पूछा है, यानी कि हमारे पिता की माता हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर? जब ये सवाल आए तो आपको इसी तरह हल करना है अपने पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल को आप हल करके बताइए साथियों। ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक गोला मेज जैसे दिया है आपका। कितने लोग? A से लेकर G तक, यानी 7 लोग। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। ठीक, अब इसमें हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए D जो है G और A का निकटतम पड़ोसी है। G और A का निकटतम पड़ोसी कौन है? D है। तो साथियों मेरे G और A का निकटतम पड़ोसी कौन है? D है। हमेशा याद रखिए, जब भी निकटतम पड़ोसी आएगा 2 अक्षर के बीच में आएगा, तभी दोनों का पड़ोसी होगा वो। देखिए D A का भी पड़ोसी हो गया और G का भी पड़ोसी हो गया।
ठीक, पहला लाइन क्लियर होगा। अब देखिए दूसरा का लाइन पढ़िए। यफ जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जी तो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो इसके बाएं दूसरे के स्थान पर यफ है, तो दूसरे के स्थान पर यफ को यहाँ बैठा दीजिए। बायां इधर होगा भाई, दायां इधर होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, ये भी लाइन क्लियर हो गया। ई जो है सी और ए का निकटतम पड़ोसी, देखिए एक बार फिर से निकटतम पड़ोसी दिया है सी और ए का। ए तो देखिए यहाँ पर बैठा है भाई, तो और सी को हम यहाँ बैठाएंगे और बीच में साथ ई को बैठाएंगे, तभी तो ई जो है वो सी और ए का निकटतम पड़ोसी होगा। अभी एक पंक्ति खाली, कौन नहीं बैठा अभी तक? ए बैठ गया, बी नहीं बैठे, तो बी को यहाँ बैठा लीजिए। सवाल देखिए बी से पूछा है, बी के बाईं ओर से गिने जाने पर, बी के बाईं ओर से गिने जाने पर सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? साथियों बी के बाईं ओर से यानी लेफ्ट से गिने जाने पर बी और सी के बीच में, सी देखिए यहीं पर है, इसके बीच में तो केवल यफ बैठा है भाई, तो केवल एक व्यक्ति यफ बैठा है, यफ बैठा है, तो यही आपका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। केवल एक व्यक्ति बैठा है बी के बाईं ओर से, बी और सी के बीच में, जो कि केवल यफ बैठा है। क्लियर, समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आज आपका आंख खुलने वाला है इस सवाल पे। जैसे देखिए ये 2 सेट दिया है, पहले आपको इन दोनों का रिलेशन पता करना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले इनको देखिए पता करिए। जब भी साथियों आपको सेट लिखना हो तो सबसे छोटा से बड़ा लिख लीजिए, 2, 15, 30। अब इसमें देखिए आपको इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको सी मान लेना है। तो साथियों आपको ए और बी का प्रयोग करके यही सी वाला आंसर लाना होता है, हमेशा याद रखिएगा। ए और बी का मदद लेकर आपको सबसे बड़ा वाला नंबर लाना होता है। तो इसमें आपको 4 काम करना है। सबसे पहले प्लस करिए, या साथियों माइनस करिए, या गुणा करिए, भाग करिए। इन चारों से ना आपका आंसर आ सकता है। कैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें प्लस करते हैं ए बी में, ठीक। तो इसको यदि साथियों हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा 17। 17 से 30 कैसे बन सकता है? प्लस 13 कर देंगे तो भाई, है ना। फिर देखिए दूसरा सेट भी यही लॉजिक होना चाहिए। 21 से 89 9 दिया है, तो पहले 9 फिर 21 9। देखिए साथियों यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 30 आएगा। यदि 30 में हम 13 जोड़ेंगे तो साथियों हमारा 43 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें 89 बनाना है, यानी कि प्लस वाला मेथड नहीं लगेगा। अब जाहिर सी बात है, अब माइनस करते हैं, देखते हैं भाई माइनस से कुछ गुणा करके किया है क्या, चेक कर लेते हैं भाई। माइनस, इसमें अंतर निकाल दीजिए। यदि साथ हम अंतर निकाले तो 15 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा 13। 13 से 30 कैसे बन सकता है भाई? प्लस 17 कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब इसमें यदि हम जो आपका 9 21 89 है, तो 21 में से 9 घटाएंगे 14। 14 से साथियों प्लस 17 जोड़ेंगे तो साथियों यहाँ पे 31 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 89 मिलाना है, यानी कि प्लस माइनस भी नहीं हुआ। अब साथियों क्या हो सकता है? गुणा। 2 15 30। देखिए अब सीधे से 2 सकता है, 2 में साथियों 15 का गुणा करिए, देखिए 30 आ जाएगा डायरेक्ट। यानी इसमें लॉजिक क्या लगा है? ए इंटू बी किया आपने तो सी आ गया कि नहीं बताइए। इसमें देखिए 21 9 89 हो जाएगा। 9 1 कम 9 9 2 18 भाई। 21 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा? 9 1 कम 9 9 2 18 189। ये तो आ जा रहा है भाई, लगता है इसमें 189 रहा होगा भाई। यहाँ पे साथियों 189 रहा होगा, तभी मेरे दोस्त ये गलती हुआ 189। ठीक है भाई, 189 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक मेरे दोस्त, अब देखिए अब हम लोग दूसरा लॉजिक लगाते हैं। इसमें अब सेम ऑप्शन चेक करते हैं, ए इंटू बी करके सी देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है भाई। 21 में 46 का गुणा कितना आएगा भाई? इकाई अंक 6, इसमें भी 6 है। फिर 46 2 चौका 8, 6 6 8 866, लेकिन 806 नहीं आएगा भाई। अब ऑप्शन भी देखिए, 4 10 40। देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 इंटू 10 करिए, देखिए 40 हो जाएगा। यानी यही बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आप सभी को? चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। 1/20 11/44 के कितना प्रतिशत है? हल करके बताइए साथियों। इस सॉल्व को हम कैसे हल करते हैं? 1/20 गुणे 11/44 से, तो साथियों आप क्या करिए 44/11 कर दीजिए, उल्टा मल्टीप्लाई 100 करिए, आंसर आ जाएगा। इसको हल करिए, देखते हैं साथियों कितना आंसर आता है। दोस्त मेरे यदि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 44 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 44 100 हो जाएगा भाई। और 20 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूना 22, यानी साथियों 220 आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 22 दूना 44, यानी 20% आना चाहिए भाई। ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं साथियों, लेकिन तरीका आपका यही होगा, हल करिएगा आप लोग इसी तरह। ठीक है मेरे दोस्त,
इसमें आप सभी को किसी प्रकार का डाउट, यहाँ तक आप सभी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर क्लियर करिएगा। 20% आ रहा है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। यदि a और 50 का मध्यानुपाती 40 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a और 50 का मध्यानुपाती दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स इंटू वाई कर सकते हैं, यानी कि साथों a इंटू 50 कर सकते हैं हम लोग, बराबर इसका मध्यानुपाती कितना दिया 40। तो a का वैल्यू क्या हो, कोई बता सकता है? देखिए a इंटू 50, अब साथों रूट जब इधर जाएगा तो 40 स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्यों, जब ये रूट इधर जाएगा तो भाई स्क्वायर में हो जाएगा 40 ने, ठीक। अब यहाँ से देखिए a इंटू 50 बराबर ये 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 1600 हो जाएगा। आप जानते हैं गुड़ा है तो a बराबर क्या हो जाएगा, जब गुड़ा 50 है तो इधर आके क्या कर देगा, भाग में कर देगा। हमेशा याद रखिए गुड़ा रहेगा तो राइट साइड में जाएगा तो भाग कर देता है। तो इसको हल करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 5 का आपको भाग 160 में देना है तो कितना होगा, 5 3 15, 1 5 2 10, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 32 आ गया। तो a का मान कितना होगा साथियों, 32 आ गया। देखिए ऑप्शन भी दिया डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे। क्लियर, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। एक उबर ऑटो 17 घंटे में 680 किलोमीटर की दूरी तय करा है तो इसकी चाल किलोमीटर में कितनी होगी, स्पीड बता दीजिए। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो साथियों मेरे जब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, 680 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 680 किलोमीटर कितना समय ले रहा है, 17 घंटा, 17 चौका 68, यानी कि साथियों 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, निकाल के बताइए। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 5 विषम प्राकृत कौन से होते हैं भाई, 1 3 5 7 9, इनका योग करिए। 1 3 4 5 9 16 9 25, औसत 25/25, यानी साथियों 5 आएगा, यानी कि सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये साथियों पूरा 55 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए आप सभी का इन 55 सवालों में से लगभग अप्रॉक्सीमेटली स्कोर कितना बना। कमेंट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट अपना स्कोर बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को पूरे 55 के 55 सवाल तैयार होंगे। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डाउट आप बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे, दिन रात मेहनत आपके लिए हो रही है। तो साथियों बस आप डेली क्लास करिए अच्छे से, और वो PDF आप लोग अपने पास मंगा लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। ठीक है मेरे दोस्त, तो चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आज से ठीक 8 दिन बाद पेपर की शुरुआत हो जाएगा। पहले दिन तीनों शिफ्टों का पेपर कंप्लीट होगा, तो उसके आधारित पर आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन लगातार चलेगा। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।